हेलो एवरीवन। तो शक्ति पंप्स के Q2 के रिजल्ट आए हैं। कॉन कॉल इनका हुआ नहीं, अभी कॉन कॉल मंडे को होगा, तो उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट आगे का कैसा आउटलुक देता है। लेकिन अभी नंबर्स पे क्या स्टोरी बन रही है, एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। शॉर्ट में अगर हम समझें शक्ति पंप का बिजनेस मॉडल, तो ये मोर देन 40 ईयर्स पुरानी कंपनी है। पंप और मोटर बनाने का इनका काम है, लेकिन मेन बिजनेस इनका चेंज हुआ 2018-19 के अराउंड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया। पीएम कुसुम स्कीम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% रेवेन्यू इनका इसी स्कीम से आता है, और उसमें भी जो कंपोनेंट बी है वो उसमें सारा रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। तो पीएम कुसुम स्कीम बेसिकली है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स की वेलबींग के लिए, उनकी इनकम को देखते हुए, उनके लिए फार्मिंग और इजी हो जाए, इसको इसको सारा कुछ देखते हुए उन्होंने ये स्कीम को बनाया है। 3 कंपोनेंट है इसके, कंपोनेंट ए बी सी। शक्ति पंप जो काम करता है वो कंपोनेंट बी में करता है, और एक इनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कंपोनेंट सी में। कंपोनेंट बी क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी आपके ये ऑफ ग्रिड एरिया है ना, मतलब दूर दराज के एरिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, फार्मर जो है वो आपके डीजल पंप यूज करते हैं, तो उसको चेंज करके सोलर पंप वहां पे इंस्टॉल किया जाए। तो शक्ति पंप का काम वही है, सोलर पंप ये बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट उठाते हैं और सोलर पंप इंस्टॉलेशन का कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपोनेंट सी भी है, इसके इनका आई मीन इससे उनका रेवेन्यू आता नहीं है अभी कुछ बहुत ज्यादा। एक पायलट प्रोजेक्ट इनका अजमेर में चल रहा है पिछले आई थिंक 6-7 क्वार्टर से, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस उसमें अभी तक हमने देखा नहीं है। कंपोनेंट सी को भी फिर भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो कंपोनेंट सी में गवर्नमेंट बोलती है कि जिन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहां पे भी फार्मर्स को सोलर पंप दिया जाए, उनसे वो फार्मिंग करें, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो वो सेव करेंगे फार्मर्स, वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं। डिस्कॉम का जो टोटल लॉस है आपका एनुअली, वो लगभग 1 लाख करोड़ तक वहां पे सेव हो सकता है। प्लस इसके अगेंस्ट में फार्मर भी एनुअली 50 से 60,000 तक इस स्कीम से अर्न कर सकता है। लेकिन इसमें अभी तक बहुत कुछ लार्ज स्केल पे कुछ बहुत ऐसा अभी तक प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं है। मेन जो ये स्कीम चल रही है वो कंपोनेंट बी के अंदर ही चल रही है। तो यही मॉडल है शक्ति पंप का। इसके अलावा कंपनी 20 से 25% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी कमाती है, लेकिन बाकी 70-75% रेवेन्यू इनका इसी पर्टिकुलर स्कीम से आता है। नाउ शक्ति पंप का FY24 से FY25 पूरा टर्न अराउंड स्टोरी रहा। नेगेटिव सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ में आई। कंपनी लो प्रॉफिट से बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन बनाया इन्होंने, और स्टॉक को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला हम जिस ड्यूरेशन में इसको ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया था। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर इस कंपनी के लिए काफी वीक गए हैं। स्पेशली FY26 की जब हम बात करें, इन्होंने गाइडेंस दिया था 3000 करोड़ के रेवेन्यू का। अब एक तो इनके गाइडेंस पे एक अलग ही वो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोलता है 3000 करोड़ करेंगे FY26 में, और परसेंटेज में वो बोलते हैं 25 से 30%। अब FY25 में इन्होंने किया है 2516 करोड़, तो 2516 करोड़ का 25 से 30% होता है आपका 3100 से 3200 करोड़। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नंबर वाइज ये बोलते हैं 3000 करोड़, तो वो एक अलग कंफ्यूजन है। बट स्टिल अगर उसके अकॉर्डिंग भी हम 3000 करोड़ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें कि 19% से ग्रो करना है, तो Q1 कंपनी का खराब आया था। Q1 में आई थिंक 9-10% की सेल्स ग्रोथ थी। मार्जिन हमने पहले डिस्कस किया कि इनका पीक बन चुका है मार्जिन का, 25% के आसपास इबिटा मार्जिन है, जो ऑल टाइम हाईएस्ट है इनके। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कॉन कॉल में गाइड करता है अभी भी कि इस मार्जिन के आसपास हम इसको मेंटेन कर लेंगे। लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था थोड़ा सा डिप हुआ था मार्जिन इनका, और ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हुई थी। हालांकि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने वापस से गाइडेंस को मेंटेन रखा है 25 से 30% फॉर FY26। उनका कहना था Q1 में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन थोड़ा सा हमारा स्लो रहा। एक तो आपका वो ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया बीच में, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई 10-15 डेज। हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसको हमको रोकना पड़ा, टीम को वापस बुलाना पड़ा उन सारे स्टेट्स, उन सारे एरिया से, तो उसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट रहा। और Q2, Q3, Q4 के लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था कि एग्जीक्यूशन हमारा वापस से पिकअप करेगा। तो अभी पहले Q2 के नंबर देखते हैं कि इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें इस क्वार्टर में। रेवेन्यू अगर हम देखें वाई लेवल पे, तो 5% की ग्रोथ है, और ये आई मीन लास्ट 8 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे ना, यानी कि 8 क्वार्टर यानी कि 2 साल, तो पिछले 2 साल में सबसे वीकेस्ट क्वार्टर इनका आया है ये Q2 ऑफ FY26 वाला, सिर्फ 5% की ग्रोथ है। देन इबिटा मार्जिन भी अगर हम कंपनी के देखें तो वो भी नीचे आ गए हैं। 23 के मार्जिन अब कंपनी के 20% आ गए। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, वाई देखो, मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पैट भी आपको दिखेगा। लास्ट ईयर था 101 करोड़, इस बार आ गया है 91 करोड़। तो मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत स्लो हो गई, 5%, मार्जिन में डिक्लाइन है, प्रॉफिट आपका नेगेटिवली ग्रो किया है। तो ये इनके ग्रोथ के नंबर्स हैं। देन एक और चीज जो बहुत खराब लग रही है इस कंपनी के लिए, वो है ट्रेड रिसीवेबल का नंबर। आई मीन आप
FY25 के बैलेंस शीट के बेसिस पे देखोगे ना, तो सेल्स का 40% जो पैसा है ना आपका, वो अभी रिसीवेबल में था, मतलब वो कैश नहीं आया था। हिस्टोरिकली भी उसी के आसपास कंपनी ऑपरेट करती है, इनके जो पीयर्स हैं ओसवाल पंप, उनका भी उसी के आसपास रहता है। और मैनेजमेंट बोलती भी है कि लगभग आपका 90 डेज में गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन लगभग 20% 30% जो पैसा है वो होल्ड कर लेते हैं 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि देखने के लिए कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है वो फार्मर यूज कर भी रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए। लेकिन अभी इस क्वार्टर में आप देखोगे तो लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं हुई है। Q1 में 9-10% की ग्रोथ, Q2 में सिर्फ 5% की ग्रोथ। पर आप रिसीवेबल का नंबर देखोगे तो 60% से इंक्रीज हो गया है कंपनी का मार्च के बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो ये चीज और खराब लगती है कि एक तो ग्रोथ नहीं, मार्जिन नीचे गया, प्रॉफिट भी खराब, और उसके ऊपर से रिसीवेबल आपने और 60% से इंक्रीज कर लिए। अब अगर आप इनका ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे इनका ये सेल्स टू रिसीवेबल का नंबर देखोगे ना, तो वो मोर देन 60% हो गया। यानी आपने जो माल बेचा, चाहे आप पंप बेचो या कुछ भी बेचो, मतलब तो माल बेचने से आपको उसका कैश मिलना चाहिए, तो उसका 60% कैश अभी आया ही नहीं है आपके पास में। तो इस तरीके के इनके नंबर्स थोड़े से और ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और इसकी वजह से हुआ क्या है, आप देखोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव हो गया। लास्ट ईयर था फर्स्ट हाफ में 35, इस बार हो गया है 478 करोड़ नेगेटिव। तो ये सारे नंबर्स है कंपनी के। मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो ऑफकोर्स वीक नंबर्स हैं, टॉप लाइन की ग्रोथ स्लो हुई है, मार्जिन डिप हुआ है, प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ है, लेकिन आप बाकी फंडामेंटल्स भी देखोगे तो वो भी काफी वीक लग रहे हैं इस कंपनी के लिए। एंड आई डोंट नो, आई मीन अब यहां से ये अगर इन्होंने कॉल दोबारा से कॉल में वो गाइडेंस मेंटेन कर दिया 25 से 30% का, तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो लगभग 1270-1280 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। अगर हम 25 से 30% को हटा भी दें, मैनेजमेंट को अगर 3000 करोड़ भी करना है ना पूरे साल में, तो भी सेकंड हाफ में इनको मोर देन 25% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। सो आई मीन अभी तक बहुत ठंडा रहा है फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ में कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा एक तेज रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। तो वो देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। बट ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो अच्छा नहीं है। एक इसका रीजन हालांकि ये भी हो सकता है, ये पॉइंट डिस्कस करना भी जरूरी है, कि जो Q2 था ये वाला, इसमें आपका मॉनसून का इंपैक्ट हुआ हो इनको, जैसे हमने बाकी सारे बिजनेसेस को देखा, स्टाइल बाजार को देखा, सेनको गोल्ड को देखा, और काफी सारी लैंडिंग कंपनीज को भी देखा। और क्योंकि पंप इंस्टॉलेशन तो ऑफकोर्स आपका मॉनसून में बिल्कुल इंपैक्ट हो जाता है, Q2 इनका वीक सीजन रहता है हर एक साल। तो क्योंकि इस बार एक्सटेंडेड रेन हुई है, फ्लड भी हुआ है काफी सारे एरियाज में, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड स्टेट्स के अंदर हुआ जैसा जनरली होता था हर साल। तो ये बार थोड़ा ये वाला जो टाइम है ये थोड़ा सा आपका मतलब आप बोल सकते हो एबनॉर्मल रेन रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो माइट भी उसकी वजह से थोड़ा सा और इम्पैक्ट हमको देखने को मिला हो। लेकिन आई मीन अब ये थोड़ा सा ना ज्यादा पीछे हो गए अपने एनुअल टारगेट के कंपैरिजन में, और कॉनकॉल अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी तो है कि इनकी मैनेजमेंट जो है ना, वो आपको कुछ मतलब ड्राइवर्स बताते नहीं है, वो आपको सिर्फ गाइडेंस बता देते हैं कि हम इतना ग्रो करने वाले हैं। मतलब मैनेजमेंट आपको ये नहीं बताता, जैसे हम बाकी मैनेजमेंट को सुनते हैं, कि अगर हम कोई नंबर टारगेट कर रहे हैं तो वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, क्या क्या उसके ड्राइवर्स हैं, ग्रो ड्राइवर्स क्या हैं, डिमांड कहां से आ रही है, हम कहां से एक्सपैंड करने को देख रहे हैं, तो आपको उसी पे कॉन्फिडेंट आता है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ आपको गाइडेंस देती है कि 25 से 30% का ग्रोथ मतलब 25 से 30% का ग्रोथ। एंड ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने अभी कोई टोन अपनी शिफ्ट करी हो, ये हमेशा से, जब ये अच्छा भी करते थे तब भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट सिर्फ गाइडेंस पे बात करता था, और अभी भी आप देखोगे तो ये सिर्फ गाइडेंस पे बात करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा है, अब देखना होगा मंडे को कौन कॉल है, कैसा आउटलुक ये देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ओसवाल पंप जो इनका कॉम्पिटिटर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, कि वो अब नंबर 1 बेट बन चुका है। पास्ट के परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इस साल का उसका आउटलुक भी अच्छा है, प्लस करंटली भी वो इस कंपनी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो वहां पे वैल्यूएशन रेटिंग का स्कोप जरूर है, लेकिन उनके भी Q2 के नंबर्स इंटरेस्टिंग होंगे देखना, कि अगर ये मॉनसून की वजह से इनको इंपैक्ट पड़ा है और उनके नंबर्स पे भी इंपैक्ट पड़ा है, तो सारा गेम आ जाएगा कॉन कॉल के ऊपर, कि कॉन कॉल में दोनों में से किसकी मैनेजमेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आगे का गाइडेंस जो है वो कौन ज्यादा अच्छा दे रहा है, और कौन ज्यादा जो है वो मतलब एक तरीके से आपको ये कन्विक्शन के साथ बता पा रहा है कि उसकी ग्रोथ वगैरह, मार्जिन वगैरह अच्छे रहेंगे। सो वो सारी चीजें देखनी है। बट ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है इस कंपनी के। बाकी देखते हैं कैसा कॉन कॉल होता है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।